हाय एवरीवन, वेलकम टू CST की। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जावा के मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में और इसमें गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, हीप एंड स्टैक मेमोरी में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं। तो जावा, आप देख सकते हैं जावा मेमोरी मैनेजमेंट एंड गार्बेज कलेक्टर के बारे में हम मेनली डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का जो एजेंडा होने वाला है वो ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इन जावा, स्टैक बेस हीप मेमोरी, garbage collector and the introduction, garbage collection main features, why we need the garbage collection, how GC works internally, types of GC, heap memory structure and generationalization। तो चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मेमोरी, हम जानते हैं कि मेमोरी सेक्शन जो होते हैं वो दो पार्ट्स डिवाइड होते हैं, एक होता है स्टैक, एक होता है हीप। तो स्टैक जो होता है मेनली जो होता है हमारा मेमोरी एरिया होता है जहाँ पे हम लोकल वेरिएबल्स और जो भी हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं। जबकि हमारा हीप जो होता है हमारा डायनेमिक ऑब्जेक्ट जो भी हम क्रिएट करते हैं वो हीप के अंदर हमारा स्टोर होता है। और स्टैक में जो होता है उसका रेफरेंस वेरिएबल जो हम डिफाइन करते हैं वो हमारा स्टैक के अंदर होगा, जबकि उसकी जो रियल वैल्यू होगी वो हीप के अंदर स्टोर होती है। तो दो सेक्शन होते हैं हमारा हीप एंड स्टैक मेमोरी में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्टैक एंड हीप में क्या डिफरेंसेस है। तो जैसे आप देख सकते हैं एलोकेशन जो है वो स्टैटिक होता है स्टैक मेमोरी के अंदर, जबकि हीप में डायनेमिक होता है, क्योंकि ये हमारा जो जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एलोकेशन और डी एलोकेशन जो होता है मेनली हीप के अंदर होता है, जबकि स्टैक जो हमारा होता है स्टैटिक होता है और ये फॉलो जो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट करता है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जो सबसे लास्ट में हुआ है वो सबसे पहले एक होता है कि एग्जीक्यूट होता है। मैनेजमेंट के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसका जो फीचर्स मैनेजमेंट है वो स्टैक मेमोरी में ऑटोमेटिक होता है, वाइल हीप मेमोरी के अंदर ये JVM के अंदर होता है और गार्बेज कलेक्शन के लिए यूज होता है मेनली। स्पीड जो होती है वो स्टैक मेमोरी की फास्टर होती है, जबकि हीप मेमोरी की स्लोअर होती है, क्योंकि ये हीप मेमोरी जनरली गार्बेज कलेक्शन यूज कर रहा होता है, तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होती रहती है, जिसके चलते ये थोड़ा स्लो होता है। साइज की अगर बात करें तो स्टैक मेमोरी में हम बहुत जो स्मॉलर साइज का ही डेटा हम यहाँ पे स्टोर कर पाते हैं, जबकि हीप मेमोरी जो होता है लार्जर होता है कंपेयर टू स्टैक मेमोरी। स्कोप जो होता है स्टैक मेमोरी का वो लोकल होता है, क्योंकि जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं या जो भी क्लास के अंदर जो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बना रखे हैं तो एज ए लोकल की तरह काम करता है। जबकि हीप मेमोरी जो होता है वो ग्लोबली उसका स्कोप जो होता है ग्लोबल होता है, क्योंकि कोई भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसका जो रेफरेंस है वो रीडायरेक्ट रीडिक्लेयर हो सकता है। जब भी हम कोई भी हीप मेमोरी के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसका रेफरेंस चेंज होते रहता है, तो ये डायनेमिक, इसका स्कोप ग्लोबल हो सकता है। डेटा टाइप्स की अगर बात करें तो स्टैक के अंदर जो होता है प्रिमिटिव टाइप्स, ऑब्जेक्ट, रेफरेंसेस, ये स्टैक के डेटा हमारा स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, जबकि हीप मेमोरी में प्योरली ऑब्जेक्ट्स स्टोर होते हैं। तो हम बात करते हैं कि गार्बेज कलेक्टर के बारे में कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये होता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस इन जावा। और सेकेंड में अगर देखें तो आइडेंटिफाइज एंड रिक्लेम मेमोरी फ्रॉम अनयूज ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ डेड होते हैं, कुछ अलाइव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो भी डेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे ये स्वीप करता है, कैसे इसको अलोकेट करता है, ये इंटरनली गार्बेज कलेक्टर हैंडल कर रहा होता है। थर्ड में अगर देखें तो ये प्रिवेंट करता है मेमोरी लीक्स के, क्योंकि अगर हमारा हीप मेमोरी अगर
पूरी तरह से फुल हो जाता है, तो जो उसमें ऑब्जेक्ट्स है हमारा जो रीचेबल नहीं है, तो कहने का मतलब कि वो डेड हो चुके हैं, तो उसको वो गार्बेज कलेक्टर इंटरनली उसको डीएलोकेट करता है और उसको गार्बेज कलेक्टर के अंदर डालता है। तो इस तरह से हमारा जो एप्लीकेशन है वो मेमोरी लीक से प्रिवेंट होता है। फोर्थ अगर देखें तो रन्स ऑन द हीप वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अलोकेटेड। तो गार्बेज कलेक्टर मेनली हीप मेमोरी के अंदर काम करता है। और की बेनिफिट्स की बात करें तो डेवलपर्स डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली फ्री मेमोरी, क्योंकि कोई भी डेवलपर को ज़रूरत नहीं है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसको हमें डीएलोकेट करने के बाद हमें डिलीट करने की ज़रूरत है। वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर रीचेबल नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा गार्बेज कलेक्टर के अंदर कलेक्शन के अंदर चला जाता है और ये डिलीट हो जाता है अल्टीमेटली। तो ये यूटिलिटी है हमारा गार्बेज कलेक्टर की। अगर हम फीचर्स की बात करें गार्बेज कलेक्टर की फीचर्स के, तो इसके 4 तरह के मेन फंक्शंस हैं। फर्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, ये ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज करता है, एलोकेट और डीएलोकेट करता है। सेकेंड है ऑब्जेक्ट रीचेबिलिटी, ये चेक करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है अभी रीचेबल है, दैट मीन्स कि कौन सा अलाइव है कौन सा डेड है। थर्ड है मेमोरी रिक्लेमेशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अनरीचेबल है उसको स्वैप करके उसके मेन जो मेमोरी स्पेस है उसको रिक्लेम करता है। और फोर्थ है कंपैक्शन मीन्स कि जो भी हमारा मेमोरी ऑफ स्पेस है वो अगर स्प्रेडेड है, अलग अलग जगह पे है, तो उसको रिड्यूस करता है और कॉम्पैक्ट करके जो है कंटिग्यूस मेमोरी स्पेस हमें प्रोवाइड कराता है या जेवीएम को प्रोवाइड कराता है, जिससे कि जो भी हमारा जो भी डेटा होगा वो कंटिग्यूस वे में स्टोर होगा इन मेन मेमोरी। तो आगे हम बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ गार्बेज। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो गार्बेज कलेक्शन के लिए रेडी है। तो इसमें जीसी रूट्स होता है। जीसी रूट्स मीन्स जो भी लोकल वेरिएबल्स हो या स्टैटिक फील्ड्स होते हैं या जो भी रेफरेंसेज हुए हैं जो क्रिएट हुए हैं हमारे हीप मेमोरी के अंदर, तो वो हमारा जीसी रूट से स्टार्ट होता है। जीसी रूट्स क्या करता है, वो चेक करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो रेफरेंस है वो अभी रीचेबल है या नहीं है हीप मेमोरी के अंदर। अगर वो रीचेबल है दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट अभी अलाइव है, बट जो ऑब्जेक्ट अभी रीचेबल नहीं है दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी गार्बेज कलेक्टेड हो चुका है, ऑब्जेक्ट इज गार्बेज, यानी कि ये गार्बेज कलेक्शन के लिए रेडी है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करता है हमारा गार्बेज कलेक्टर कौन सा ऑब्जेक्ट गार्बेज है कौन से नहीं है। तो जब आइडेंटिफाई हमारे पास हो जाता है, जब गार्बेज कलेक्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से ऑब्जेक्ट अलाइव है कौन से डेड है, तो उसके बाद हमारा फेज दो मेन एल्गोरिदम काम करते हैं, या कह सकते हैं कि 2 टेक्निक होते हैं, वो है मार्क एंड स्वीप फेज। तो मार्क फेज जो होता है वो ट्रेवर्स जेबीएम के अंदर जो होता है ट्रेवर्स करता है सारे ऑब्जेक्ट को और चेक करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो रीचेबल है। जो रीचेबल है उसको मार्क कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ब्लू मार्क से हमने किया है जो रीचेबल है। और स्वीप फेज है जो है अनमार्क करता है ऑब्जेक्ट आर कंसिडर गार्बेज एंड देयर मेमोरी। जो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड है, तो रेड को उन्होंने अनमार्क कर रखा है, यानी कि ये 2 ऑब्जेक्ट हमारे रेड वाले जो बॉल आप देख रहे हैं वो मेनली अनमार्क्ड हो चुके हैं और वो एज अ रिक्लेम के लिए रेडी है, यानी कि ये स्वीप फेज के अंदर होता है। और नेक्स्ट फेज में अगर हम चलते हैं तो उसमें आप देखोगे कि सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें प्लस जो होता है वो कॉम्पैक्ट फेज होता है। आप देख रहे होंगे कि जब हमने स्वीप फेज चलाया, स्वीप फेज के बाद हमारे पास वाइट जो भी ऑब्जेक्ट है 2 वाइट ऑब्जेक्ट है और 2 ब्लू है। 2 ब्लू मीन्स ये 2 ऑब्जेक्ट जो है वो लाइव है, बट 2 वाइट वाले जो है वो फ्री है,
यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेमोरी स्पेस फ्री है। तो मेमोरी स्पेस फ्री है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक ब्लू के बाद एक वाइट है, फिर ब्लू है, यानी कि जो हमारा फ्री स्पेस है वो कंटिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं है, ये बीच बीच में कहीं कहीं। तो कॉम्पैक्टिंग जो फेज होता है वो मेनली यही काम करता है कि जो आपका अलाइव जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले रखता है, और उसके बाद में जितने भी हमारे फ्री स्पेस हैं उसको रखता है। तो जिससे क्या होता है कि मेन जो हमारा जो ऑब्जेक्ट लाइव है उसके बाद से जो है हमारे पास जो स्पेस होंगे वो फ्री होंगे, यानी कंटिन्यूस होंगे। तो जो भी हम जो भी कोई अगर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसको स्टोर करने की बारी आती है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है उसके बाद से कंटिन्यूस वे में पुश होगा इस मेमोरी के अंदर। तो इस तरह से हमारा कॉम्पैक्ट फेज काम करता है। अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ गार्बेज कलेक्टर के, तो यहाँ पे 6 गार्बेज कलेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया कि 6 तरह के गार्बेज कलेक्टर हैं। सबसे पहला जो आता है वो सीरियल गार्बेज कलेक्टर। तो सीरियल गार्बेज कलेक्टर, इसी तरह सेकंड में है पैरेलल गार्बेज कलेक्टर, थर्ड है आपको CMS गार्बेज कलेक्टर, फोर्थ है G1 गार्बेज कलेक्टर, फिफ्थ है जेड गार्बेज कलेक्टर, एंड 6 और लास्ट है शेनांडो गार्बेज कलेक्टर। तो सारे के बारे में हम डिस्कस करते हैं अगले वाले स्लाइड के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं कलेक्टर्स जैसे सीरियल है, तो मेनली थ्रेडिंग जो होता है वो सिंगल थ्रेड पे काम करता है, और पोस्ट टाइम होता है ये थोड़ा लॉन्गर होता है कंपेयर टू अदर्स, एंड बेस्ट होता है जो स्मॉल एप्लीकेशन के लिए। जबकि पैरेलल जो होता है मल्टी थ्रेडेड में हम काम करते हैं, और मीडियम बॉल्स इसका होता है। थ्रूपुट जो होता है इसका फोकस्ड होता है, थ्रूपुट फोकस्ड ऐप्स होता है, उस पर हम इसको पैरेलल कलेक्टर्स का यूज करते हैं। CMS जो होता है इंटरनली कनकरेंट के लिए काम करता है, इसका प्रोसेस जो है बहुत ही शॉर्ट होता है, और रिस्पॉन्स टाइम जो होता है क्रिटिकल ऐप के लिए मेनली यूज करते हैं। जीवन जो होता है वो मेनली रीजन बेस्ड होता है। जब भी हम कोई अलग लाइक I-18 इस सब पे इंटरनेशनलाइजेशन वगैरह में यूज करना हो, तो इस केस में हम जीवन गार्बेज कलेक्टर यूज करते हैं। प्रेडिक्टेबल पॉज होता है, बैलेंस ऑफ थ्रूपुट, एंड इसकी लेटेंसी होती है थोड़ी बैलेंस्ड होती है। जबकि जिससे या शेनांडो जो होता है कनकरेंट होता है, अल्ट्रा लो पैस, यानी इसका पॉसेस बहुत ही लो होता है, और इसमें जो बेस्ड होता है इसे लार्ज हिप एरिया का लार्ज होता है और लो लेटेंसी होती है। तो मेनली ये शेनांडो बोल सकते हैं कि सबसे एक तरह से सबसे हायर पे काम करता है। तो आगे हम देख सकते हैं कि JVM के अंदर जो है जो हीप मेमोरी का है वो उसका जनरेशन वाइज इसको हमने दिखाया आपको। तो जनरेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जब हमारे पास ऑलरेडी मार्क एंड स्वीप फेज है, उसके बाद जो है हमारा गार्बेज कलेक्टर ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे पास फ्री है और कौन से गार्बेज के अंदर जाने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास ऑलरेडी जो मेमोरी है वो ऑलरेडी फ्री हो चुका है, बट इसमें फिर परफॉर्मेंस को करने के लिए एक्सेलरेट करने के लिए इसको मेनली जनरेशन वाइज हम चेंज करते हैं। जनरेशन में चेंज करने का मतलब ये हो गया, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 तरह के जनरेशन दिया हुआ है, यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन एंड परमानेंट जनरेशन। तो यंग जनरेशन के अंदर जो वो होता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट न्यूली क्रिएटेड होता है वो मेनली यंग जनरेशन के अंदर आता है। और यंग जनरेशन का एक कारण ये भी है कि ये फ्रीक्वेंट यूज में होता है। जो भी न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज हो रहता है। जबकि अगर ओल्ड जनरेशन की बात करें तो ये मेनली बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंट में हमारा वो ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा होता है, तो मेनली ये ओल्ड जनरेशन के अंदर आ जाता है। और परमानेंट जनरेशन जो होता है वो मेनली हमारा जो है क्लासेज एंड मेथड्स के मेटा स्पेस को ये स्टोर करता है। तो बात हम करते हैं यंग जनरेशन। यंग जनरेशन में आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 2 स्पेस है, इडन स्पेस एंड सर्वाइवल स्पेस। और उसी तरह से ओल्ड जनरेशन के अंदर मेजर GC होता है। तो अगले हम स्लाइड में देखेंगे कि कैसे काम करता है रियलिटी में। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यंग जनरेशन के इडन स्पेस के अंदर,
तो जो भी हम न्यूली जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो मेनली इडन स्पेस के अंदर आता है। तो जब भी इडन स्पेस जब फुल होने लगता है तो एक माइनर जीसी होता है, माइनर जीसी माइनर गार्बेज कलेक्टर होता है, ये जो आता है सर्वाइवर स्पेस में सेंड करता है इसको। अब सर्वाइवर स्पेस में सेंड करने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर डेड है और अलाइव है, उस बेस पे ये फ्रॉम स्पेस टू सर्वाइवर स्पेस में सेंड करता है। तो ये हर बार चेक कर रहा होता है कि अगर जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो बार बार ये टू स्पेस में अगर स्टे कर रहा है, दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंट यूज में नहीं है, ये डायरेक्ट हिडन स्पेस से कॉल हो रहा है। तो अगर ये टू स्पेस में आता है तो यहाँ मेजर जीसी कॉल होता है। मेजर जीसी का मतलब ये जो है ओल्ड जनरेशन या टेन्योर्ड जनरेशन के लिए रेडी है। तो बिकॉज ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं हो रहा है एप्लीकेशन के अंदर, तो ये इसको प्रमोट करके ओल्ड जनरेशन के अंदर सेंड कर दिया जाता है। ये ओल्ड जनरेशन जो होता है बहुत ही रेयरली यूज हो रहता है हमारे ऑब्जेक्ट के हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारी जो भी फंक्शंस है या कह सकते हैं कि जो हमारे मेमोरी एरिया है वो मेनली हीप स्पेस के अंदर आता है। तो हमारा यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन जो है वो मेनली हीप स्पेस के अंदर आता है। लेकिन थर्ड जो जनरेशन है, जो परमानेंट जनरेशन जिसको बोलते हैं, वो मेनली नॉन हीप स्पेस के अंदर आता है। और नॉन हीप स्पेस में जो होता है मेनली हमारा जो भी जो एप्लीकेशन के अंदर क्लासेस और मेथड्स हैं वो उसके मेटा स्पेस को ही यहाँ पे कंटेन करता है, उसी को ये रखता है। तो इस तरह से हमारा जो है जनरेशन वाइज जो है गार्बेज कलेक्शन वर्क करता है। जनरेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उस ऑब्जेक्ट में जो यंग होगा या जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा ईडन स्पेस के अंदर जो यंग जनरेशन के अंदर आता है उसमें जाएगा। और अगर वो फुल होता है देन वो आगे उसको सेंड करेगा सर्वाइवर स्पेस में। अगर सर्वाइवर स्पेस में वो लास्ट तक जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है अगर सर्वाइव कर जाता है, अगर वो टू स्पेस में रहता है तो वो मेजर जीसी के बाद वो ओल्ड जनरेशन के अंदर चला जाता है। ये मेनली इसका जनरेशन का मतलब है यहाँ पे, ओल्ड यंग टू ओल्ड जनरेशन। तो यहीं पे जो हमने बताया आपको वही यहाँ पे डिस्कस लिखा हुआ है कि कैसे ये काम करता है। तो ईडन स्पेस में जो हमारा न्यूली ऑब्जेक्ट क्रिएटर होता है इनिशियली एलोकेट होता है। सर्वाइवर स्पेस में जो होता है वो दो स्पेस होते हैं जिसको हमने वहाँ पे फ्रॉम स्पेस एंड टू स्पेस नाम दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने S1 S0 एंड S1 दिया है। तो गार्बेज कलेक्शन इवेंट जो होता है इन स्पेस में मूव होता है वन सर्वाइवर टू सर्वाइवर स्पेस वाइल द अदर सर्वाइवर स्पेस इज क्लियर्ड। तो ये जब भी होगा तो आइदर एक ही में डेटा ऑब्जेक्ट होगा, या तो S0 में होगा या S1 में होगा। तो दोनों एक साथ में नहीं ऑक्युपाइड होंगे, आइदर S0 और S1। तो इस तरह से अगर वो सर्वाइवल मोड में अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा सर्वाइव करता है S1 तक, तो उसको प्रमोट करके मल्टीपल अगर गार्बेज कलेक्शन के बाद भी वो अगर अब रहता है, अगर स्टे कर रहा है हमारा S0 या S1 के अंदर, तो प्रमोट होके ओल्ड जनरेशन के अंदर चला जाता है। और ओल्ड जनरेशन या टेन्योर्ड जनरेशन जिसको बोलते हैं वो लॉन्ग लाइफ ऑब्जेक्ट होता है और मेनली वो जो है बहुत ही रेयरली यूज हो रहा होता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो इसीलिए इसको नाम हमने जो दिया गया है इसको ओल्ड जनरेशन नाम दिया गया है। थर्ड जो होता है परमानेंट जनरेशन या मेटा स्पेस इसको बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं परमानेंट जनरेशन और मेटा स्पेस जो है या स्पेशल एरिया ऑफ द हीप दैट स्टोर्स मेटा डेटा अबाउट क्लासेस एंड मेथड्स। तो जो भी हमारा क्लासेज है मेथड्स है उसका मेटा डेटा को स्टोर करता है। और जो क्लासेज है का डेफिनेशन है कांस्टेंट फुल है, इसके सारे का इंफॉर्मेशन जो है हमारे परमानेंट जनरेशन के पास होता है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन बॉक्स है हमारे एप्लीकेशन के क्लासेज एंड मेथड्स का।
और सबसे इधर हम देखते हैं कि system.gc एक मेथड है जो कभी भी अगर हमें या डेवलपर को एक्सप्लिसिटली अगर यूज करना हुआ कि हमें गार्बेज कलेक्शन करनी है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको हमें अगर डेड करना है या किल करनी है, तो हम system.gc का यूज करते हैं। बट इन मोस्ट सिनारियो जो है वो इस तरह से यूज करना system.gc को डिस्करेज किया हुआ है कि इसको हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत रेयरेस्ट है कि हम system.gc को यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि जावा के मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, स्टैक एंड हीप मेमोरी में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको यूजफुल कंटेंट लगा हो या कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो। तो और भी ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cstechie.com पे विज़िट कर सकते हैं और यूजफुल कंटेंट भी आपको वहाँ पे मिलेगा, जिससे आप अपने आप को और आप स्किल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।